बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आईपी के लेक्चर में पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और उसके नतीजे में जो मैटर वेव्स की डेफिनेशन सामने आई। उसके बाद हम यही टेस्ट ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस करेंगे। इसके लिए हम दो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दोनों डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रॉय के जहन में आया क्या सोच के उसने ये हाइपोथेसिस दिया। उसके पीछे इनिशिएटिव ये था कि हम अब तक हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि नेचर में सिमिट्री पाई जाती है। ये बात आप लोगों को पता है कि नेचर जो है वो सिमिट्रिकल है। आप देखेंगे हर चीज़ नेचर में अल्लाह के फजल से सिमिट्रिकल है, पेयर्स में पाई जाती है। आप देखेंगे फोर्सेस जो हैं वो पेयर्स में हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि सन जो है वो ये जो आपका मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सन जो है वो फिर ये पूरे इस सिस्टम को लेकर और उसके गैलेक्सी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नेचर में हैं। और सबसे अहम बात जो चीज़ का इनिशिएटिव बना वो ये था कि E = mc²। ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंगली आप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को वापस एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक यानी ये दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो जब डी ब्रॉय के सामने ये बात आई कि आप जो आपका वेव है, लाइट वेव्स जो हैं वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं। वेव्स जो हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, जैसी नेचर शो करती हैं। तो उसने ये सोचा कि पार्टिकल्स क्यों नहीं वेव की तरह बिहेव कर सकते। यानी इसी चीज़ को लेके उसने कहा कि नेचर में सिमिट्री है, तो अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को फॉलो कर रही है तो वो दूसरी चीज़ पहली चीज़ को क्यों नहीं फॉलो कर सकती। तो उसने ये कहा कि ये जो आपकी ड्यूअलिटी है वेव की या लाइट की वेव्स जो हैं, इनकी ड्यूअलिटी DUELAL ड्यूअलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओनली फॉर is not restricted only for waves। यानी अगर वेव जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती हैं तो फिर पार्टिकल्स भी जो है वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। यानी पार्टिकल्स ऑल्सो शो ड्यूअल नेचर। आप इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं तो पार्टिकल वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। एक और बात जो उसने कही वो ये थी कि अगर बीम ऑफ लाइट जो है अगर वो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी एंड मोमेंटम टू द मैटर, यानी अगर बीम ऑफ लाइट जो है वो एनर्जी और मोमेंटम मैटर को ट्रांसफ़र कर सकती है, जैसा कि आपने देखा था कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये चीज़ हमने देखी थी कि बीम ऑफ लाइट जो है वो उसको मैटर उनके आगे था और उस मैटर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो ये बात अगर ऐसे है तो फिर मैटर जो है वो भी ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम टू द वेव।
ठीक है, यानी उसने ये कहा कि ये काम भी हो सकता है। आप सिर्फ एनर्जी एंड मोमेंटम कह सकते हैं, किसी और चीज़ को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस था। डी ब्रॉय ने ये चीज़ एक आइडिया दिया, एक बात दी, और ये भी बड़ी अहम एक टर्निंग पॉइंट था, बड़ा एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं इसको था इस फील्ड में। तो फिर ये सिर्फ उसने कहा नहीं, ये बात बाद में प्रूफ भी हुई। तो वो हम प्रूफ की डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं फोटोन की एनर्जी से। आपको पता है कि फोटोन की एनर्जी जो प्लांक ने बताई थी वो है एच म्यू भी कह सकते हैं आप इसको। और जो एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी आपको आइंस्टाइन ने बताई थी वो है mc²। ये दोनों एनर्जीज हैं। अगर हम कहें कि ये भी फोटोन की से रिलेटेड है और ये भी फोटोन की एनर्जी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं HF इज इक्वल टू mc²। अगर फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रहा है तो फिर ये भी उसकी एनर्जी है और ये भी उसकी एनर्जी है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब आप ये देखें, F आपने पढ़ा हुआ है C/λ होता है। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं HC/λ इज इक्वल टू mc²। ये एक C से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया H/λ इक्वल्स टू mc। लैम्डा को हम एक तरफ ले जाएं और ये H को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनती है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mc। ये हमारी इक्वेशन है। इसको आप कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। ये वो वेवलेंथ है जो एसोसिएटेड है पार्टिकल से। यानी अगर आपका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसको कहें कि वो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है। इसका मतलब है कि वो वेव नेचर, एक पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो वेव नेचर भी ये शो करता है, और उसकी वेवलेंथ है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर आप इस इक्वेशन को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये है डी ब्रॉय वेवलेंथ और ये है एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ठीक है, आप ये देखें कि इसमें ये जो एच है ये रिलेट कर रहा है ये लैम्डा को और इसके मोमेंटम को, ठीक है ना। पहले तो आप देखें कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना कम लैम्डा होगा। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसके मूव करते वक्त, ठीक है। कम मोमेंटम होगा तो वेवलेंथ कम होगी। अब ये देखिए इन मोमेंटम और लैम्डा को रिलेट कर रही है ये छोटी सी वैल्यू। एच की वैल्यू आपको पता है वो स्मॉल वैल्यू है, ये तकरीबन 6.64 इंटू 10⁻34 थी, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी सी वैल्यू है, तो ये वैल्यू इनको रिलेट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा आपको होता है ना कि बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा आप इसको इतना विजिबल नहीं होता कि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, आप इसको बड़े क्लियरली देख सकें। तो क्योंकि ये छोटी सी वैल्यू है इनको रिलेट करने वाली, तो आपका आंसर छोटा सा आता है, थोड़ा सा लैम्डा, तो ये आप इसको क्लियरली देख नहीं सकते, ठीक है। अब इस चीज़ से आपने एक जो है रिजल्ट वो क्या निकाला कि मैटर वेव्स, ये एक टर्म जो है ये आपने वेव्स की जब पढ़ी होंगी टाइप्स, उसमें आपने मैटर वेव्स पढ़ी होंगी, द वेव्स रिलेटेड टू द elementary particles, like electrons, protons, neutrons, और अब तो ये एटम्स और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया है कि छोटे मॉलिक्यूल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स
कुछ एटम्स में भी ये वेरिफिकेशन हो गई हुई है। तो जो इससे रिलेटेड वेव्स होती हैं, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो जब मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट से जो उनकी वेव बनती है उसको आप मैटर वेव कहते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपका मोमेंटम जो है वो उसमें है, डिनोमिनेटर में है। इसकी वजह से ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाती है, यहाँ पर ये वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है मोमेंटम अगर ज़्यादा होता जाए, या इवन आप यहाँ देखें कि मैस आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर भी आपका ये लैम्डा बहुत कम हो जाएगा। इसी वजह से जब हमारी जो आप कह लें कि ये तो आपकी माइक्रोस्कोपिक है ना पार्टिकल्स हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में आपको फ़र्क पता है। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत टाइनी, जो हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं, जिनकी लेंथ या वो चीज़ें माइक्रो और नैनो लेवल पे होती हैं, और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। ये टर्म्स शायद आप लोगों ने पढ़ी हों। मैक्रोस्कोपिक होती है जो थोड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो आप आंखों से देख भी सकते हैं और कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। मतलब माइक्रो से काफ़ी बड़ी होती हैं, और इनके बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब आप इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ तक इसमें आ जाएंगे या कुछ। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ये वेव्स जो है ना लैम्डा नहीं देख सकते। इसकी वजह ये है कि जब मैस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ आपके डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, तो फिर आपका लैम्डा बहुत स्मॉल हो जाएगा, बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा, जिसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये था डी ब्राय हाइपोथेसिस। तो अब हम इसकी देखते हैं। आई होप ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम देखते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये डी ब्राय हाइपोथेसिस जो था, ये 1924 में डी ब्राय ने सजेस्ट किया था। तो इसकी वेरिफिकेशन जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट इसकी वेरिफिकेशन का हुआ था, वो 1927 में हुआ था। और ये किया था 2 साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर। इन्होंने 1927 में ये प्रूफ किया था। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, DAVISSON हैं, और दूसरे हैं जर्मर। आई थिंक यही स्पेलिंग्स हैं। तो ये डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने डी ब्राय हाइपोथेसिस जो है उसका प्रूफ दिया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने किस तरह से प्रूफ किया था? इन्होंने एक निकल का बारीक सी ना, एक थिन सी इन्होंने लेयर ले ली थी। निकल आपको पता है, निकल की स्पेलिंग ये, इन्होंने निकल की सिंगल क्रिस्टल ले ली थी। सिंगल क्रिस्टल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो उनके बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट करने हो आपको, तो फिर सोफिस्टिकेटेड चीज़ें ही यूज़ होती हैं। मोटा मोटा काम हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने निकल का एक सिंगल क्रिस्टल लिया था, और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की थी इलेक्ट्रॉन बीम की। ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाई थी, और उसके बाद इन्होंने देखा था कि वो किस तरह का बिहेव करती है। मैं अब उसको आपको पहले उसकी स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे ना। कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गन होगी इस तरह की। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या है वो आपको थोड़ी बहुत समझ हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो हम इस तरह से हमारे पास वो होता है, फिलामेंट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब उसमें से करंट फ्लो करती है, आपको पता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ खास एनर्जी होती है। हम कुछ एनर्जी उसकी इंक्रीज़ अगर करना चाहें, अपने मर्जी के मुताबिक उसको एनर्जी देना चाहें, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट जो है वो लगा देते हैं, और उसको हम कुछ पोटेंशियल दे देते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी है, वो किससे रिलेट कर जाती है? आपकी इस पोटेंशियल से। यानी डायरेक्टली आप ये पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे, उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप इसको अगर कुछ करना चाहें, इस बीम को आप मतलब थोड़ा कह लें कि
डिफाइंड करना चाहें कि ज़्यादा फैली हुई ना हो या कुछ, तो उसके लिए फिर आप आगे एक और सिस्टम लगा देते हैं, कोई बारीक सी किसी स्लिट सी बना देते हैं जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो गुजर कर आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने इस तरह से, अब ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया तो मैं नीचे भी टेढ़ा ही ज़रा वो क्रिस्टल बना देती हूँ। उन्होंने क्रिस्टल, निकल का क्रिस्टल है, ठीक है, और उसके ऊपर ये 90 के एंगल पे ये फॉल करवाए आपके इलेक्ट्रॉन बीम। और फिर उसके बाद ये जाहिर है यहाँ से, इसमें से निकल के स्कैटर हुई होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो उन्होंने यहाँ पर डिटेक्टर्स लगा दिए। ठीक है, ये डिटेक्टर मूव कर सकते हैं ना, यानी ये डिटेक्टर मूव करके यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो वो सारी जगह पे देख सकता है कि यहाँ पे क्या, किस तरह से वो स्कैटर की है। तो जो कॉमन सेंस है वो तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे और वो जाहिर है इसके अंदर जो एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ वो स्ट्राइक करेंगे और वो यहाँ पर किसी भी एंगल पे कहीं पे भी वो स्कैटर कर जाएंगे। ठीक है, और उनकी जो स्कैटरिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। ठीक है ना, असूलन तो उनकी स्कैटरिंग जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं तो उनकी स्कैटरिंग रैंडम होनी चाहिए, लेकिन शॉकिंगली ये रैंडम नहीं थी, बल्कि इन्होंने इस तरह का पैटर्न शो किया जिसमें आपके पास कुछ डार्क और कुछ, अगर आप सर्कुलर देखते हैं कि ऊपर से यूं करके सर्कुलर आप उसकी एक पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह से था कि एक डार्क फ्रिंज थी, फिर ब्राइट, फिर इसी तरह डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये वो पैटर्न था। आपको शायद याद हो, आपने एक्स रे डायफ्रैक्शन पढ़ी होंगी। गुजर तो सदियां गई इस बात को पढ़े सुने हुए, लेकिन शायद कोई लाशऊर में आपके एक्स रे डायफ्रैक्शन हो जिसमें आपको पता है कि एक्स रेज इसी तरह हम लोगों ने एक क्रिस्टल के ऊपर से, एक क्रिस्टल से फॉल करवाई थी। ठीक है, यूं करके, और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई थी। यहाँ से हमने कहा था ये इस तरह से हमने कहा था कि ये एंगल जो है वो थीटा है, ये बल्कि θ/2 है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल है वो थीटा था, टोटल ये θ/2 था, और इंसिडेंट रे और इसके दरमियान जो एंगल था वो फाई था। तो इस तरह से आपने पढ़ा था, और ये आपने ब्रैग्स लॉ देखा था इसमें। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, या थीटा तो उसमें होगा, यहाँ पे हम फाई देखेंगे। ये ब्रैग्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये बिल्कुल इस ब्रैग्स लॉ को फॉलो किया इसने। Bragg's law and gave the same pattern as XRD, X-ray diffraction। आपको एक्स-रे डायफ्रैक्शन अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट भी होती हैं, रिफ्लेक्ट, और ये आपके पास जो पैटर्न आता है वो किस वजह से आता है, इंटरफेरेंस की वजह से आता है। आपको शायद याद हो कि इंटरफेरेंस का प्रोसेस यहाँ पर बड़ा अहम है। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, ये इस एक उससे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से आके आपको याद है, फिर ये दूसरे से हुई, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हमने कंसिडर किया था। तो ये आपने देखा था कि ये जब रिफ्लेक्ट होती हैं वापस जाती हैं तो ये आपस में इंटरफेयर करती हैं। इस इंटरफेरेंस की वजह से आपको कहीं कंस्ट्रक्टिव मिलता है इंटरफेरेंस, तो आपको वो ब्राइट फ्रिंज नज़र आती है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो आपको एक ब्राइट लाइन मिलेगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो आपको एक डार्क लाइन मिलेगी।
तो फिर ये काम तो वेव्स में होता है, ये एक्स रेज थी, वेव्स थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप जिनको कह सकते हैं। तो फिर ये अगर इलेक्ट्रॉन में भी यही आपको पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये कहने में, ये देखते साथ ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये प्रूफ था क्लियर इस बात का कि इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम आपने यहाँ से फॉल करवाई क्रिस्टल के ऊपर और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई या हुआ, उसका डिफ्रैक्शन हुई हमने देखी, तो उसके बाद उसने अगर ये पैटर्न बनाया तो इसका मतलब है कि उसमें भी इंटरफेरेंस का प्रोसेस हुआ और कहीं डार्क और कहीं लाइट आपको जो है वो सर्कल्स और वो लाइंस नज़र आई। तो फिर यहाँ पे ये प्रूफ, हमें ये बात समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि ये आपको, अच्छा एक बात ये कि ये डिफ्रैक्शन आपको ये भी याद है, हमने वैसे तो जो लाइट की डिफ्रैक्शन आपने पढ़ी थी तो उसमें आप लोग सिंपली जो है ना वो लेते हैं, स्लिट ले ली थी और हमने लाइट फॉल करवाई थी, तो वो हमने डिफ्रैक्शन देख ली थी। लेकिन एक्स रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों ने डिफ्रैक्शन के लिए मेटल को यूज़ किया है, क्योंकि हमें बहुत बहुत कम डिस्टेंस चाहिए। इसमें स्लिट में हम इतना कम डिस्टेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हालांकि हमने वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाई थी कि वो छोटे सी जगह के ऊपर हम लोगों ने को 15,000 लाइंस बनाई थी कुछ इस तरह से, वो भी कम पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत ही जो है ना डिस्टेंस कम चाहिए था, इस वजह से हमने ये क्रिस्टल यूज़ किया था। तो अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल देखते हैं जिससे हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ये चीज़ एग्जैक्टली उसको प्रूव करती है ना। तो अगर हम देखें इस पिक्चर में, अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास, मैं पिक्चर दोबारा बनाऊँ, ये आपकी सिंपल मैं वो बना देती हूँ। ये आपका क्रिस्टल है, निकल का क्रिस्टल है, और ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक हो गया। और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया जब आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये यहाँ पे डिटेक्टर हैं और ये इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ ऑब्जर्व की उन्होंने कि जब ये एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल था, ठीक है, वो एंगल जब 50 हुआ, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में जो एंगल था उसको हमने यहाँ पर तो थीटा कहा हुआ है, तो थीटा नहीं कहते उसको, हम फाई कह देते हैं, क्योंकि थीटा हमने दूसरे एंगल को कहा हुआ है। वो एंगल जो है वो 50 डिग्रीज पे जब था, 50 डिग्री वो एंगल था, तो आपके पास मैक्सिमम आगे बीम नज़र आई, यानी ब्राइटनेस आपको मैक्सिमम यहाँ पर नज़र आई जब इसके और इसके दरमियान एंगल 50 था। और जबकि ये एंगल, अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन, वो जो रिफ्लेक्टेड जो प्लेन्स हैं, अगर क्रिस्टल की प्लेन्स की बात करें तो उसकी प्लेन्स और इसके दरमियान जो एंगल है वो 65 डिग्रीज है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों को XRD का पता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और उसमें जो एंगल था हम लोग थीटा लेते थे, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। मैं फिर भी लिख देती हूँ कि ये क्या है। ये जो d था आपका वो था डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, ऑफ क्रिस्टल। थीटा जो था वो आपका एंगल था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्रिस्टल प्लेन्स। ठीक है, और लैम्डा और n तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन जब हमने देखी थी तो यहाँ इसको हमने n को 1 कह दिया था, फिर n को 2, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी मैंने दोबारा बता दी आपको। तो अब ये उन्होंने ये बताया कि ये आपको उस वक़्त मैक्सिमम मिलता है जब आपका ये जो d है ना, सॉरी थीटा जो है, जब आपका थीटा 65 डिग्रीज होता है। ये थीटा नहीं है, ठीक है ना, ये तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल है, ये मैंने इसे फाई कहा हुआ, ये देख लें। थीटा जो है वो आपका इंसिडेंट रे और जो क्रिस्टल की प्लेन्स है ना
उनके दरमियान एंगल है 65। तो उन्होंने ये कहा कि जब ये आपका थीटा जो है वो 65 होगा तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास वो मिलेगा आपको पैटर्न फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और वो आपका आएगा जब आपका डी जो है वो इस निकल के लिए डी आपका है 0.091। ठीक हो गया, यानी थीटा आपके पास ये है, डी आपके पास निकल की इस क्रिस्टल के लिए 0.091 है। तो फिर जब आप ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर पुट करें, ये मैं अलग कर देती हूँ, n1 है लैम्डा 2 इंटू 0.091 इंटू साइन थीटा साइन 65 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। आपके पास इस ये वैल्यूज पुट करके वो आपके पास लैम्डा आता है 0.165 नैनोमीटर्स। ये आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट की, यानी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से आपने जो लैम्डा फाइंड आउट किया, ये लैम्डा किसका है, इलेक्ट्रॉन बीम जो आपने इसे फॉल करवाई। अच्छा, एक बात तो मैं भूल गई, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आप फॉल करवाएंगे ना, इसकी एनर्जी है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ख़ास एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका लैम्डा जो है आपके पास वो ये आएगा। ठीक है, अगर आप ये चेंज कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में ये यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आगे चलते हैं हमें ये बड़ा है, ये हमें चाहिए होगा। अच्छा, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमने इसे लैम्डा फाइंड आउट कर लिया 0.165 नैनोमीटर्स। अब हम यूज़ करते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आपके पास लैम्डा आता है H/mv। mv हमारे पास डायरेक्टली इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको शायद याद हो, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, इसको भी गुजरे ज़माने हो गए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था 1/2। ये आपको याद है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज़ करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी। वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमें क्या चाहिए, mv। ठीक है, तो हम यहाँ mv की कहानी बना लेते हैं। 2 को हम इधर ले जाते हैं, v² है, तो आप ये देखें 2ev, इसको हम यहाँ पे भी एक m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा m² v², 2mev। तो फिर mv चाहिए हमें, तो हमारे पास आ जाएगा √2mev। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज पता है, ये v हमें ये गिवन है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या वैल्यूज पुट करें तो आपके पास mv आ जाएगा। इस mv को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलें देखते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं mv 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इसका मैस है। ठीक है, और चार्ज है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू आपके पास है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास एनर्जी गिवन थी। ठीक है, तो ये आप देखें कि आपके पास अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इसकी यूनिट भी आ गई। तो अब वो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस लगाते हैं हम। एच की वैल्यू 6.63 या 64 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई mv की हमने वैल्यू निकाली 4 इंटू 10⁻24। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.166 नैनो
मीटर्स। ये देखें, ये आपने हाइपोथेसिस लगा के निकाला और ये आपका था एक्सपेरिमेंटल। तो ये देख लें कि इसमें कितना एक्सपेरिमेंटल आपका है 0.165 नैनोमीटर्स। तो इतनी करीब वैल्यू आपके पास आ गई, तो इसका मतलब है कि ये आपका डी ब्राय हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास जो डी ब्राय ने ये कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग फिर अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे इंशाल्लाह।